रुद्र और नील दिशा का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। और फिर रुद्र और नील गाड़ी से उतरे और रुद्र ने जय और वीरू को देखकर कहा, तुम दोनों यहीं रुको, हम दोनों अभी आते हैं। इस पर जय और वीरू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और हाथ बांधकर गाड़ी के पास खड़े हो गए। वहीं उधर रुद्र और नील हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहे थे। तभी नील ने जिया को देखा तो नील ने डॉक्टर जिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिया, तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ हो गई। और फिर आगे नील ने जिया को चिढ़ाते हुए हॉस्पिटल को देखकर कहा, काफी घटिया हॉस्पिटल है, तभी तुम यहाँ जॉब करती हो। ये सुनकर जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं यहाँ डॉक्टर जिया हूँ, समझे, यहाँ कोई झाड़ू मारने की जॉब नहीं करती। वैसे भी इस घटिया हॉस्पिटल में तुम जैसे घटिया लोग आते हैं। और फिर जिया ने आगे कहा, हाँ तो हो गई है यहाँ पोस्टिंग, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस पर नील ने कहा, अरे मुझे क्यों तुमसे प्रॉब्लम होने लगी, मैं तो बस ये कह रहा था कि बाहर जय खड़ा है और उसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जाओ मिल लो अपने जय से, वरना फिर तुम मुझे धमकी दोगी कि नील, मैं तुम्हारी शादी अवनी से नहीं होने दूंगी। ये सुनकर जिया को तो नील की बातों पर यकीन नहीं आया, तो उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र, क्या नील सच कह रहा है? जय सच में बाहर है? रुद्र ने कहा, हाँ जिया दी, नील सच कह रहा है, जय तो बाहर ही खड़ा है, जाओ मिल लो। ये सुनकर जिया खुश होती हुई हॉस्पिटल से बाहर चली गई। तब नील ने रुद्र को देखकर हैरानी से कहा, मुझे तो कभी भाई नहीं कहा, और जिया तो मुझसे 2 साल छोटी है, उसके नाम के पीछे दी लगाता है। पता नहीं मुझसे दुश्मनी है या जिया से प्यार। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से से नील को घूर कर देखा। फिर रुद्र और नील एक केबिन में गए और एक आदमी के सामने बैठ गए। और फिर नील ने उस आदमी को देखकर बहुत प्यार से कहा, देखिए, करीब 17 या 18 साल पहले यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ था, हमें उस लड़की का रिकॉर्ड चाहिए। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, देखिए, हम ऐसे अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स किसी को नहीं दिखाते, माफ कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता, उसके लिए आपको ऊपर से परमिशन लेकर आना होगा। ये सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर से मतलब भगवान जी से परमिशन लेनी होगी? इस पर उस आदमी को नील की बातों पर गुस्सा आ गया और उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर तो अब रुद्र का दिमाग खराब होने लगा, लेकिन नील ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखें झपका दी, जैसे कह रहा हो, मैं करता हूँ ना बात। तब नील ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, हमारे लिए वो रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज, और हम इस जानकारी से उस लड़की को उसकी फैमिली से मिलवा सकते हैं, तो प्लीज आप हमारी इस नेक काम में मदद कर दीजिए, और इस मदद के लिए हम आपकी भी तो मदद कर रहे हैं। नील की ये बात सुनकर और उन नोटों की गड्डी को देखकर उसने कहा, आप मुझे लालच दे रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड्स नहीं दिखा सकता। इस पर नील ने कहा, देखो मिस्टर ईमानदार आदमी, हमें सच में रिकॉर्ड की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करो। और फिर ये कहकर नील ने जेब से एक और नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रख दी। ये देखकर उस आदमी को अब थोड़ा सा लालच आ गया। उसने कहा, इतने पुराने रिकॉर्ड ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल है। इतने में नील ने एक और गड्डी निकालकर टेबल पर रख दी। अब उन 3 नोटों की गड्डी को देखकर उस आदमी पर लालच पूरी तरीके से हावी हो गया। और फिर उस आदमी ने कहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो मैं उन रिकॉर्ड्स को ढूंढ लूंगा। वो क्या है ना सर, पहले हॉस्पिटल में कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे, पहले कागज में ही लिख कर रखना पड़ता था, तो वो फाइल ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। इस पर नील ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो ना सही, हम ऊपर से ही परमिशन लेकर आ जाएंगे। इतना कहकर नील वो तीनों गड्डी उठाने लगा। तभी उस आदमी ने उस गड्डी पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं सर, मैं आपके लिए ढूंढ लूंगा, आप तो बुरा मान गए। अब आपने ही तो कहा है कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, तो लगे हाथ मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूं। ये सुनकर रुद्र और नील के चेहरे पर जीत की एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वो आदमी उठकर स्टोर रूम में चला गया और फाइल ढूंढने लगा। दूसरी तरफ जिया जब मुस्कुराती हुई जय के पास गई तो जिया को देखकर वीरू खुश हो गया। और फिर वीरू ने जिया को देखकर हाथ हिलाकर हाय का इशारा किया। वहीं वीरू के ऐसे इशारा करने पर जिया ने भी बिना कुछ कहे वीरू की तरफ हाथ हिला दिया। तभी वीरू ने नोटिस किया कि जय उसे घूर रहा है। ये देखकर वीरू ने अपनी बात सही करते हुए कहा, मतलब होने वाली भाभी, मतलब शायद हो जाए भाभी, मतलब कभी ना कभी तो बनोगी मेरी भाभी, मतलब जल्दी से बन जाओ मेरी भाभी। वो क्या है ना, हमारे घर में कुक की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं जय के हाथ का खाना खा खा कर पक गया हूँ। प्लीज भाभी, मेरे भाई से शादी कर लीजिए और मुझे अच्छा खाना खिलाकर नेक काम में योगदान दीजिए। ये सुनकर जिया ने जय को देखकर कहा, वीरू, तुम्हारा भाई मुझे देखता भी नहीं है, शादी क्या खाक करेगा, सारी जिंदगी ऐसे ही बिना शादी के घूमता रहेगा।
और वीरू तुम ही बताओ, मेरी जैसी लड़की मिलेगी इसे? इस पर वीरू ने कहा, वही तो भाभी, मैं भी कहता हूँ कि आपके जैसी लड़की मिलना इस धरती पर लगभग नामुमकिन है, और इसलिए तो मैं भी इनसे कहता हूँ कि ये आपसे जल्द से जल्द शादी कर ले। ये सुनकर जय ने वीरू और जिया को देखकर कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। वीरू तुम जाओ यहाँ से। वीरू जय की बात सुनकर वहां से चला गया और तब जय ने बिना किसी इंप्रेशन के जिया को देखकर कहा, जिया दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, और मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं शाम तक जिंदा रहूंगा या नहीं। रुद्र सर के बहुत सारे दुश्मन हैं और मेरा काम है सर को प्रोटेक्ट करना, और अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आती क्या? ये सुनकर जिया ने गुस्से में कहा, नहीं आती ये सारी बातें मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में बस आता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस। और तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने? इस पर जय ने गुस्से से कहा, तुम लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने जैसा कोई एजुकेटेड डॉक्टर ढूंढो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। ये सुनकर जिया ने भी गुस्से में कहा, दिमाग तो तुम लड़कों में भी नहीं होता। तुम लड़के प्यार को समझते क्यों नहीं हो? जब लड़कियां तुम्हारे पीछे भागती हैं तो तुम आगे आगे भागते हो, और जब लड़कियां तुमसे दूर जाना चाहती हैं तो फिर तुम देवदास बने घूमते हो। और रही बात मरने की, तो बड़ी जल्दी है मरने की तुम्हें, और तुम हमेशा मरने मारने की बात क्यों करते हो? और भी तो बॉडीगार्ड है, क्या वो शादी नहीं करते, घर नहीं बसाते, और क्या एक अच्छी फैमिली नहीं होती उनकी? इस पर जय ने खुद को शांत करते हुए कहा, देखो तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, मेरा छोटा सा घर है। ये सुनकर जिया ने प्यार से कहा, तुम्हारे छोटे से घर में एक डबल बेड नहीं आ सकता? चलो एक डबल बेड नहीं तो एक सिंगल बेड तो आता होगा ना? मैं तुम्हारे साथ सिंगल बेड पर ही सो जाऊंगी, तुम मेरे नीचे लेटना और मैं तुम्हारे ऊपर। ये बात सुनकर जय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी जिया ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, बस एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं भी जिया हूँ, जिया, डॉक्टर जिया। तुम्हारे दिल का इलाज मैं ही करूंगी। इतना कहकर जिया ने जय के गाल पर किस कर लिया और जय हैरानी से जिया को देखता रह गया। और फिर जिया ने जय को एक मुस्कान पास की और वो हॉस्पिटल के अंदर चली गई। दूसरी तरफ वो आदमी फाइल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दिशा की फाइल नहीं मिल रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली उसने उस फाइल को ढूंढ लिया, लेकिन उस फाइल के पेज फटे हुए थे। उसमें बस एक पेज था जिसमें दिशा की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। ये देखकर वो आदमी उस फाइल को लेकर नील और रुद्र के पास गया। उसने रुद्र को फाइल पकड़ाते हुए कहा, सर ये पूरी फाइल तो डिस्ट्रॉय है, किसी ने शायद इसके पेज फाड़ लिए, बस यही एक पेज बचा है। जब रुद्र ने वो फाइल देखी तो वो उसे पढ़ने लगा। उसमें दिशा की सिर्फ बेसिक डिटेल लिखी हुई थी, जिसमें दिशा की डेट ऑफ बर्थ थी, और जिस पेज पर माता पिता का नाम लिखा था वो पेज आधा फटा हुआ था। तभी रुद्र दिशा की डेट ऑफ बर्थ देखकर हैरान हो गया और उसने नील को दिखाते हुए कहा, देखो नील, मेरा शक सही है, हो ना हो दिशा वही है। इस पर नील ने कहा, भगवान करे जो तू सोच रहा है वो सही हो, लेकिन फिर भी हमें कंफर्म तो करना पड़ेगा ना, और ये इतना सा प्रूफ काफी नहीं है। इस डेट पर ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा, और तुझे पता है ना भारत में हर सेकंड में कितने बेबी पैदा होते हैं। ये सुनकर रुद्र ने उस आदमी को देखकर कहा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। तब रुद्र ने उससे पूछा, क्या तुम सोमनाथ को जानते हो? सोमनाथ का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर डर आ गया, जिसे रुद्र और नील दोनों ने नोटिस कर लिया। अब उनका शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये आदमी सोमनाथ को जानता है। और फिर उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, मैं किसी सोमनाथ को नहीं जानता। इस पर रुद्र ने सख्ती से पूछा, मैं जानता हूँ तुम सोमनाथ को जानते हो, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप बता दो। तब उस आदमी ने कहा, देखिए आप प्लीज मुझसे सोमनाथ के बारे में मत पूछिए, अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके बारे में आपको बताया है तो वो मुझे जान से मार देगा। इस पर रुद्र ने कहा, वो तुम्हें बाद में मारेगा, पहले तो तुम्हें मैं मार दूंगा, इसलिए जल्दी बताओ सोमनाथ के बारे में कितना जानते हो। तभी नील ने रुद्र को आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने आदमी से प्यार से कहा, देखो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम प्लीज हमें बताओ सोमनाथ के बारे में क्या जानते हो। तब उस आदमी ने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, ये जिस लड़की की डिटेल आप लोग देख रहे हैं, सोमनाथ ने इस बच्ची को मारने के लिए मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बच्ची को मार दूं, इसलिए मैंने सोमनाथ से कहा कि मारने से अच्छा है इसे अनाथ आश्रम में डालाएं। तब सोमनाथ को भी मेरी ये बात सही लगी और फिर उसने इस बच्ची को अनाथ आश्रम में डाल दिया। इस पर रुद्र ने कहा, तुम्हें पता है इसके माँ बाप कौन है? तब उस आदमी ने कहा,
मुझे नहीं पता उसके माँ बाप कौन है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि सोमनाथ के बहुत करीब थे इस लड़की के माँ बाप, क्योंकि सोमनाथ ने इस लड़की को गोद में लेकर कहा था कि तेरे मरने से ही मुझे फायदा होगा। ये सुनकर नील ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, सोमनाथ सच में बहुत कमीना है। हद हो गई यार, इसने तो दिशा के साथ भी ये हरकत कर दी, पर ये दिशा से इतनी नफरत क्यों करता है? इस पर रुद्र ने कहा, अब सोमनाथ के कांड धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पता नहीं इस आदमी ने और कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है, और दादाजी कहते हैं कि मैं इससे दुश्मनी भूल जाऊं। मैं ये दुश्मनी नहीं भूलूंगा। बर्बाद तो मैं सोमनाथ को करके रहूंगा। कौन है दिशा? क्यों रुद्र और नील दिशा के पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं? और क्या जय जिया से शादी कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।